नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। आज हमारे पूरे देश में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न से ज्यादा ओमिक्रॉन का ध्यान आ रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से कैसे बचा जाए, अपने करीबियों को ओमिक्रॉन से कैसे बचाया जाए, इसकी चिंता आज हर परिवार कर रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। हर परिवार इस बात को देखकर चकित है कि ओमिक्रॉन का चुनावी रैलियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लोगों के मन में व्यंग से भरे हुए प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ओमिक्रॉन रैलियों से उचित दूरी बनाकर रखता है? क्या चुनावी रैलियों में जाने वाली भीड़ नेताओं के भाषणों की बूस्टर डोज लेकर ओमिक्रॉन के प्रति इम्यून हो जाती है? क्या ओमिक्रॉन नेताओं को देखते ही दूर से प्रणाम करके रास्ता बदल लेता है? शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने की लिमिट कर दी गई, लेकिन चुनावी रैलियां अनलिमिटेड आजादी का लाभ और फायदा उठा रही हैं। ऐसा क्यों? आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की चुनाव टालने का निवेदन, चुनाव आयोग के सुरक्षित चुनाव करवाने के कॉन्फिडेंस और राजनीति के खिलाड़ियों की बेफिक्री, इन सभी का पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ओमिक्रॉन संक्रमण आने वाले विधानसभा चुनावों के आयोजन पर असर डाल सकता है? क्या चुनाव कैंसिल हो सकते हैं? आपको देश के अलग अलग राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों का हिसाब किताब भी हम देंगे, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग 2022 का स्वागत प्रतिबंध के साथ अब करने वाले हैं। इसके अलावा बूस्टर लगवाने की घनघोर मार्केटिंग और इसकी असल जरूरत का भी पूरा विश्लेषण हम करेंगे। जब से कोरोना आया है, भारत के लोग, हमारे देश के लोग चिंताओं के रोलर कोस्टर की तरह के उतार चढ़ाव महसूस करते आए हैं। पहले कोरोना को रोकने की चुनौती थी, फिर लोगों ने लॉकडाउन की आदत डाली, फिर वैक्सीन की पहली डोज की चुनौती, फिर दूसरी डोज का चैलेंज, अब बूस्टर की चुनौती आपके और हमारे सामने खड़ी है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि आगे अत्यंत बूस्टर, महा बूस्टर, कुछ नया आता रहेगा। ये सिलसिला अब चलता रहेगा। दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यू हैव टू लिव विद दिस वायरस, यानी वायरस के साथ रहने के लिए खुद को तैयार करना होगा। चिंताओं के इस चक्र में घूमते हमारे भारत पर बूस्टर डोज का कितना दबाव है, आगे बूस्टर डोज को लेकर हमारे देश का क्या प्लान होने वाला है, इसे भी हमें जानना होगा, क्योंकि अब लगभग हर वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए बूस्टर डोज की मांग कर रही है। खतरनाक है ये बहुत। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा कोरोना के मामलों के साथ बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। इससे बड़ी टेंशन यह है कि तीसरी लहर भी आने का अनुमान है। जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तमाम राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू से लेकर न्यू ईयर तक की भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच भी चलती का नाम है चुनाव रैली। तो सवाल उठता है, क्या ओमिक्रॉन सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में फैलेगा, राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में नहीं फैलेगा? क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना की लहर का खतरा टल जाएगा, चाहे दिन में लाखों लोगों की भीड़ में रोड शो किए जाएं? क्या कोरोना सिर्फ भीड़ भरे बाजारों में अटैक करता है, चुनाव कार्यक्रमों रैलियों से डरता है? क्या जिस भीड़ को बाजारों में कोरोना का खतरा होता है, वही भीड़ राजनीतिक रैलियों में जाकर कोरोना से अपने आप इम्यून हो जाती है? ये बातें आपके दिल में तो आती ही होंगी, आ रही होंगी, लेकिन राजनीतिक दलों की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से अनुरोध है, और अनुरोध ये करना पड़ा अदालत को कि पीएम मोदी यूपी चुनाव के प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ इकट्ठा कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। अदालत ने सुझाव दिया कि ओमिक्रॉन के खतरे और कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां टीवी और अखबारों के द्वारा अपना चुनाव प्रचार करें। गुजारिश करते हुए हाईकोर्ट के जज ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव 1-2 महीने के लिए टाल दीजिए, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी हम करते रहेंगे, आप कर सकते हैं और ये होती रहेंगी। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा रहा होगा कि उसका निवेदन और उसके निवेदन को अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि वैसे ही चुनाव तो राजनीतिक दलों के लिए जीने मरने का प्रश्न होते हैं, और वैसे भी ओमिक्रॉन इतना भी खतरनाक थोड़ी ही है कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का आयोजन ही टालना पड़ जाए। कोरोना
कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि बाजारों में फैल सकता है, त्योहारों में फैल सकता है, शादी समारोहों में फैल सकता है, यहां तक कि अंतिम संस्कारों में भी फैल सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन अभी इतना भी खतरनाक नहीं हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में फैल सके। ओमिक्रॉन वेरिएंट आधी रात के वक्त सूनी सड़कों पर फैल सकता है, लेकिन दिन के उजाले में होने वाले चुनावी रोड शो से उचित दूरी बनाकर रखता है। ऐसा लगता है कि कोरोना भी लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है, तभी तो चुनावी रैलियों को टच भी नहीं करता। कोरोना की इसी खासियत पर नेता लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं। कोविड का खतरा है, इस करके सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए। मैं पंजाबियों नूं, पंजाब के लोगों नूं बेनती करना चाहता कि एहतियात बरतते रहो। कोविड कई देशों ने फिर तो इस बारे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये रोकना लाउणियां शुरू कर दी हैं। ऐसी पंजाब फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जरूर अवेयर करना चाहता है कि लोग इस बारे एहतियात बरतन। ओके जी, थैंक यू, बहुत हो गया, काफी सवाल हो गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को रोकने की मजबूत तैयारी कर ली है और इसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक राजनीतिक रैलियों में लाखों लोगों के शामिल होने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि अलग अलग राजनीतिक दल अपनी लहर बना सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भले ही चुनावों में ओमिक्रॉन फैलने का डर सता रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने क्या कहा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने इस बात को साबित करके दिखाया है। जब पूरी दुनिया हिल गई थी तो हमारे देश के लोग ही हैं जिन्होंने संयम और सावधानी के साथ, हमारे देश की ही मोदी सरकार है जिसने की सुविधा और संसाधन के साथ आपदा को आफत बनने से बचाया। इसलिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही हो। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे, और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। चलिए, कम से कम किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्षी दल एक मत हैं। वैसे नेता करे भी तो क्या करें, ओमिक्रॉन से बचने की सोचेंगे तो वोट कैसे बटोर पाएंगे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही उदाहरण लीजिए। बेचारे सुबह ओमिक्रॉन पर दिल्ली की जनता को नसीहतें देते हैं और शाम को पंजाब में लाखों की भीड़ को संबोधित करना पड़ता है। ये कोई आसान काम थोड़ी है। भारत के इतिहास में 99.7% नतीजे सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट से बहुत ज्यादा नतीजे आए हमारे। वैसे कोरोना के खतरे के बीच राजनीतिक रैलियों को परमिशन देने से लेकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में देश के चुनाव आयोग का कोई सानी नहीं है। बंगाल चुनाव हो या फिर बिहार, चुनाव आयोग ने अपनी इस काबिलियत का लोहा मनवाया है और अब 5 राज्यों में भी ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद सुरक्षित चुनाव कराने का वायदा किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। कमीशन बिल इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा और हम लोग जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टेट की SDM अथॉरिटी है जिसकी एक ये प्रमुख भूमिका है कि वो उस चीज़ को फ़ौरन देखे और कंट्रोल करे। सारे अधिकार SDMO को दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ देखी जाए फ़ौरन एक्शन लें। तो उन लोगों को भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसी होती है, हम अलर्ट किया जाए, फ़ौरन किया जाए।
और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हमने कहा कि हमें रेगुलर अलर्ट दिए जाए। सो वेन एवर वी विल एंश्योर इट कि जहाँ पर भी अलर्ट मिलते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वी विल आस्क देम टू टेक एक्शन और प्रॉपर एक्शन इसमें इलेक्शन के हिसाब से भी लिया जाए। तो जब राजनीतिक दल और चुनाव आयोग राजी, तो क्या कर लेगा कोरोना बन करके काजी। बाकी जो लोग बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं की रैलियों पर उंगलियां उठा रहे हैं और कोरोना से डर रहे हैं, वो बचने के लिए खुद भी इन चुनावी रैलियों में जा सकते हैं। आखिर कुछ तो बात है इन रैलियों में जिससे कोरोना भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। आज तक ब्यूरो। तमाम विशेषज्ञ जनता को दूसरी लहर के सबक याद दिला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने सारे पुराने सबक दरकिनार कर दिए। याद कीजिए, जब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, जनता की सांसें अटक रही थी, तब राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में होने वाले चुनावों को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी और इसका असर चुनाव खत्म होते होते ही पूरे देश ने देखा था। फरवरी के अंतिम हफ्ते में जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया, तब पश्चिम बंगाल में कोरोना के हर रोज 200 से कम केस आ रहे थे, लेकिन 2 मई को परिणाम आते आते हर दिन 17,500 से ज्यादा केस आने लगे। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन 2 महीने बाद मतगणना के दिन 2 मई को कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 को पार कर गई थी। मतलब यह हुआ कि राजनीतिक दल चाहे जो भी हो, बंगाल चुनाव में कोरोना संकट के बीच भी रैलियों से अपना मुंह त्याग नहीं पाए थे। एक तरफ देश में लाखों की तादाद में कोरोना केसेस आ रहे थे, हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, मगर नेताओं ने अपनी रैलियां और रोड शो जारी रखे थे। इनमें कहीं कभी कोई कमी नेताओं ने नहीं आने दी थी। और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल या बंगाल चुनाव में नहीं हुआ था। चुनावों के बीच 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के दौरान पश्चिम बंगाल में कोरोना केस 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पुडुचेरी में 165% बढ़ गए थे। इन 5 चुनाव वाले राज्यों में कोरोना से मौतों ने भी औसतन 45% की बढ़ोतरी कर दी थी। मतलब यह हुआ कि चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता, यह सिर्फ मन का वहम है। इसके बावजूद ओमिक्रॉन से तीसरी लहर के खतरे के बीच विभिन्न राजनीतिक दल या सभी राजनीतिक दलों में ज्यादा से ज्यादा रैलियां करने की होड़ मची हुई है और चुनाव आयोग भी 5 राज्यों में चुनाव करवाने के लिए तैयार बैठा है। चुनाव टालने की संभावना पर देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रतिक्रिया आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए खुद। पूछा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के कितने केस आए हैं, तो मुझे बताया कि अभी तक 1 केस आया है इस प्रदेश में अभी तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम कोविड को मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय कमीशन ने लिए हैं और हम लोग जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी और जो भी एक आरपीएफ के मद्देनज़र जो भी चीज़ होगी वो हम लोग उसमें डेफिनेटली एक्शन लेंगे। रैलीज भी होंगी या जो कोई भी इस तरह का प्रचार प्रसार होगा, उसके लिए भी ग्राउंडों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में करीब 601 grounds have been found out for campaigning and 277 buildings have also been found out for the campaigning so that social distancing can be maintained. And this will be the responsibility of the state disaster management authority. जो पोलिंग बूथ्स हैं हम चाहते हैं और हम बना रहे हैं टोटली, दे शुड बी एब्सोल्युटली कोविड सेफ पोलिंग बूथ and all arrangements for COVID system will be provided, like mask, sanitizers, thermal scanning will be done of the persons and social distancing will be maintained. और सुशील चंद्रा जी को लगता है कि कोरोना नहीं फैलेगा, वो सब कंट्रोल कर लेंगे। राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैली को वास्तविक के बजाय वर्चुअल यानी डिजिटल रूप में करें। लेकिन राजनीतिक दलों का रैली प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि रैलियों को बंद करने का निर्णय सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है और वो है चुनावों का टलना। तो क्या चुनावों को टाला जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराने को स्वतंत्र है, लेकिन चुनावों को टाला भी जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावों को रद्द करने या टालने की पूरी प्रक्रिया बता दी गई।
धारा 52 में यह प्रावधान है कि चुनाव का नामांकन भरने के अंतिम दिन सुबह 11 बजे के बाद अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाला जा सकता है। धारा 57 के तहत अगर चुनावी राज्य में दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहां चुनाव टाला जा सकता है। कोरोना की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है, यानी कि प्राकृतिक आपदा। धारा 324 में यह प्रावधान है कि अगर किसी जगह पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या वोटर्स को घूस दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में भी चुनाव को टाला जा सकता है, चुनाव को रद्द किया जा सकता है। अगर किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग का कोई मामला सामने आता है तो वहां पर भी चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 में कहा गया। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारे देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा आम चुनाव होना ये आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही अवसर आए हैं जब पूरे चुनाव को टालना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई सारे चरणों में चुनाव करवाए गए थे। अगर कोरोना के खतरनाक खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव टाल दिए जाएं तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर चुनाव टाला गया तो क्या विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर कोरोना को देखते हुए चुनाव को लंबे समय तक के लिए टाला गया तो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है और उसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। पूरी दुनिया एक तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन अपनी रफ्तार या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है कि इस समय दुनिया कोरोना संक्रमण की 4थी लहर से जूझ रही है। स्थिति यह है कि अब तक 108 देशों में ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं और जहां तक हमारे देश भारत की बात है तो हमारे देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक हमारे देश में 358 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में हैं। हमारे देश में मिले कुल ओमिक्रॉन मरीजों में से 183 मरीजों पर हुई एक स्टडी में यह पाया गया, इनमें 73% मरीज विदेश से लौटे थे, 70% मरीज बिना लक्षणों वाले थे, 91% मरीज पूरी तरह से यानी कि दोनों वैक्सीन ले चुके थे, वैक्सीनेटेड थे। वैक्सीनेटेड लोगों में से कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी थी। इस विश्लेषण के बाद यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी ओमिक्रॉन किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। मतलब यह हुआ कि वैक्सीन आपको ओमिक्रॉन के खतरे से बचा नहीं पाएगी और इसीलिए ओमिक्रॉन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीने में दुनिया के 26 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हो चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। इसलिए आप प्लीज ये खुद तय कीजिए कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पार्टी जरूरी है, क्रिसमस मनाना है, न्यू ईयर मनाना है या प्रतिबंध। वैसे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग 2022 का स्वागत प्रतिबंधों के साथ करने जा रहे हैं। जैसे शादियों में खाने पीने का बुफे लगता है, वैसे ही क्रिसमस पार्टी के नाम पर ओमिक्रॉन के लिए भी बुफे लगा हुआ है। क्रिसमस ईव के दिन ये सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन पूरे विश्व में क्रिसमस पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और ओमिक्रॉन के केस दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये बुरी लगने वाली बात है या सावधान हो जाने वाली। वैसे देखा जाए तो जिंदगी है आपकी, तो फैसला भी आपका ही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओमिक्रॉन से बिगड़ रहे हालात पर कई राज्यों ने कोविड संबंधी नियमों को लागू कर दिया है।
केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया था। उसने कुछ हिदायतें दी थी जिसमें कहा गया था कि त्योहार के सीजन को देखते हुए पाबंदियां लगाई जाएं, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई करके कार्रवाई की जाए, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित किया जाए, वैक्सीन के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाए, संक्रमण के मामलों पर निगरानी बढ़ाई जाए। केंद्र की हिदायत पर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अभी तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है। गुजरात में 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू है। ये शहर हैं अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों पर रोक है। तमिलनाडु में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही पार्टी की छूट है। तेलंगाना के एक गांव ने खुद पर 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश ने कोविड की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नोएडा और लखनऊ में तो धारा 144 लगा दी गई। 25 तारीख से यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जाएगी। न्यायालय का आदेश होगा और जैसा कि स्थिति होगी कोरोना गाइडलाइन का पालन उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन हम स्थिति का आकलन सरकार कर रही है और जो भी स्थिति होगी जनता की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है और जब इस प्रकार की कोई सूचनाएं होंगी तो हम सुरक्षा के सारे उपाय, चिकित्सा के सारे उपाय हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार करेंगे। यहाँ गाजियाबाद की ये तस्वीरें भी देखना बनती है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें किसी भी राज्य के लिए खतरे वाली बात है। यूपी में नाइट कर्फ्यू को इसी साल सितंबर में हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। कोरोना के बढ़ते केस के बाद मध्य प्रदेश ने कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू की है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिनेमा घर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल और क्लब चलते रहेंगे। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और हॉस्टल्स में काम करने वालों को दोनों डोज लगवानी होंगी। दुकानदारों को भी वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू की वापसी हो गई है। नए साल के जश्न की जो सार्वजनिक जगहों पर तैयारियां होती थी, बड़े आयोजन होते थे, उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। अगर अब नए साल का जश्न मनाना है तो लोग अपने घर में ही जश्न मना सकेंगे, क्योंकि रात 11 से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर अब पाबंदी रहेगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान ये पाया कि मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने के मुकाबले दिसंबर के महीने में जो कोरोना का संक्रमण है वो करीब 3 गुना बढ़ गया है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार खास सावधानी बरत रही है। मुंबई में ही कल कोविड केसेस का आंकड़ा 600 के पार चला गया। राज्य में ही कोविड केसेस का आंकड़ा एक बार फिर से 1000 के पार चला गया। ओमिक्रॉन केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में ही खुद अब 35 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पास है। ऐसे में कोविड एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि नियमों और कानूनों को और ज्यादा कड़क करने की जरूरत है। कोविड गाइडलाइंस अपनी जगह हैं और लोगों की लापरवाही अपनी जगह। हमने आपको दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का हाल दिखाया था। ओमिक्रॉन से तीसरी लहर आने की आशंका के बीच ये तस्वीरें डरावनी हैं। अब इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये केवल महामारी का मुद्दा नहीं है, वहाँ भगदड़ भी मच सकती थी। ये भीड़ सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन सकती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर, जहां पर आपको जो कोरोना के नियम हैं उनकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जो नियम है वो फॉलो होते हुए नजर दिल्ली के अंदर जो है फिलहाल
नजर नहीं आ रहे। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी चिंता में है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कल रिव्यू मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें ओमिक्रॉन के अगर मामले और कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसमें होम आइसोलेशन जैसी व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। दो 2019 से लेकर 2021 तक दुनिया की हर लहर में, कोरोना की हर लहर में दुनिया कई तरह की चिंताओं से गुजरी है। कोरोना वायरस का इलाज ना होना इसमें सबसे बड़ी चिंता है। वैज्ञानिकों ने भी इस केस में बचाव को ही सबसे बड़ी वैक्सीन बताया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण का ग्राफ हर लहर में बढ़ता है, ठीक उसी तरह से उससे जुड़ी चिंताओं का ग्राफ भी हर लहर के बाद घटता बढ़ता रहता है। जब कोरोना आया तो लोगों को चिंता थी कि संक्रमण से किसी तरह खुद को बचा लिया जाए। फिर चिंता यह थी कि लॉकडाउन में रहने की आदत डाल ली जाए। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने की चुनौती हमारे सामने आई। पहली डोज हमें लग गई तो दूसरी डोज लगवाकर खुद को सुरक्षित करने का चैलेंज। जरा आप सोचिए, हमारे देश भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग गई तो बूस्टर डोज लगवाने की चिंता अब हमारे सामने आ गई है। आपके हमारे मन में यह चिंता है कि आगे बूस्टर डोज भी लग गई, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट आ गया तो अति बूस्टर डोज, महा बूस्टर डोज टाइप कुछ ना कुछ तो चलता ही अब रहेगा। इसके बाद भी कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे तो कहा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। कोई अनहोनी होगी तो कहा जाएगा ऊपर वाले को यही मंजूर था। चिंताओं का ये दुष्चक्र हमारे देश भारत ही नहीं, इस समय दुनिया के हर देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन चिंताओं के चक्र में घूमते हमारे देश के लोगों यानी कि आपको और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह समय की मांग है। इस समय की मांग क्या है? फिलहाल मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त जरूरत है। उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। पार्टीज करते हैं, घरों में आयोजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 2 केस सामने आए और वो भी इतनी रैलियों के बावजूद। योगी सरकार ने 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, यानी कि कल से। पंचायत आज तक के मंच पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर कई दावे किए, वादे किए। आइए आप भी देख लीजिए और सुन लीजिए। ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ी तैयारी पर देश भर में कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हैं और भी लोगों ने कहा है कि सरकार बूस्टर डोज पर काम करे। ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा देश में किस तरह की तबाही मची थी। ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है? बूस्टर डोज पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे मीडिया से कि एक तो जब कोई आपदा आती है तो आम जनमानस की मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। नेगेटिविटी पैदा करने की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। जनता के संबल के लिए हमें पॉजिटिव कैंपेन चलाना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नकारात्मक पक्ष को लेकर जब हम जाते हैं तो हम एक प्रकार से आपदा को और विभत्स रूप प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भी और देश ने भी कोरोना का अब तक पूरा मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव इसके साथ में रही है। उत्तर प्रदेश का प्रबंधन देश के अंदर बेहतरीन माना गया है। ओमिक्रॉन को लेकर के भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह सजग है। देखिए, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुका है। सर, सिंगल डोज और हमने यहाँ पे हमने प्रदेश के अंदर लगभग 13 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोज दे दिया है और डबल डोज जो है हमारे 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो गया है। ये चीज देखने को मिला है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, ओमिक्रॉन उन पर बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है और माइल्ड रूप में आ रहा है। क्योंकि ये 2 दिसंबर को 2 मामले उत्तर प्रदेश में आए थे जो मुंबई से आए थे और दोनों स्वस्थ होकर के वापस जा चुके हैं।
हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने इसका ऐलान अभी किया। वैसे ही तो देश के लिए हरभजन आखिरी बार 2016 में खेले थे, लेकिन आईपीएल में लगातार सक्रिय रहने के कारण वो अपना संन्यास टालते रहे थे। इस बार जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनका करार खत्म हुआ, उन्होंने अपने क्रिकेट करियर पर भी पूर्ण विराम लगाने का निर्णय कर लिया। इस अवसर पर हरभजन ने क्या कहा, देखिए। सत श्री अकाल दोस्तों, जलंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्मिनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूं, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी जिंदगी में कोई और नहीं था। लेकिन एक मुकाम आता है जब लाइफ में आपको कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं पिछले कुछ साल से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था और उस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके साथ उस मोमेंट को कब शेयर करूं। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था। वैसे हर क्रिकेटर की तरह मैं भी इंडिया जर्सी में क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मैं जिस टीम के लिए भी खेला हूं, मेरी 100% वहां कमिटमेंट रही है कि मेरी टीम जो है वो टॉप पे फिनिश करे। चाहे वो भारतीय टीम हो या पंजाब टीम हो या फिर मुंबई इंडियंस हो, CSK, KKR हो या फिर सरे या एसेक्स काउंटी हो। मेरे पिता सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और मेरी माँ अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनकी मेहनत के सदका भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाया। मेरी भगवान से एक विनती है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो यही माँ बाप के बेटे के रूप में मुझे उन्हीं के घर में दोबारा जन्म मिले। मेरी सिस्टर्स, जिन्होंने ना जाने कितने पाठ, कितने प्रेयर्स किए हैं मेरे लिए, और उनकी प्रेयर्स के सदका मुझे ज़िंदगी की हर खुशी हासिल हुई है। मैं जितना भी इनके लिए कर लूँ वो शायद कम होगा। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, वो सारे रक्षाबंधन निकल गए, पर अब मैं आप किसी को कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि मैं रक्षाबंधन पे घर पे क्यों नहीं हूँ। यू आर माई रॉक स्टार्स, माई सिस्टर्स, आई लव यू। मेरी फैमिली के आप पिलर्स हो। एक बड़ी खबर, गंभीर खबर इस वक्त आ रही है। MiG-21 क्रैश की खबर है। राजस्थान के जैसलमेर में जहां वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हादसे में पायलट की मौत हो गई है। जैसलमेर की भारत पाक सीमा के पास सुदाशिरे गांव में यह हादसा बताया जा रहा है और ये गंभीर खबर आई। MiG-21 एक बार फिर से क्रैश हुआ है। भारत पाक सीमा के पास ये क्रैश हुआ है। पायलट की मौत की खबर आ रही है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुदाशिरी गांव है जैसलमेर के पास, वहां पर यह हादसा हुआ। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।